डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विजय दिवस के मौके पर शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम धामी ने कार्यक्रम में पहुंचकर शहीदों को किया नमन। आज ही के दिन पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हासिल हुई थी विजय। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे सीएम धामी। महादेव पर सीएम ने किया रुद्राभिषेक। साधु संतों के साथ कुंभ मेले पर किया मंथन। चुनावी मोड़ में आई कांग्रेस। चुनावी तैयारी को लेकर प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की घोषणा। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य में शुरू की प्री एसआईआर। शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर सुनवाई। हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। अगली तिथि 17 दिसंबर को है तय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। कनखल स्थित प्राचीन दक्षेश्वर महादेव मंदिर में साधु संतों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधि विधान से रुद्राभिषेक, हवन और पूजन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिला। पुलिस और प्रशासनिक सुरक्षा के बीच अलर्ट पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे भगवान भोलेनाथ की नगरी में आगामी 2027 में कुंभ मेला दिव्य और भव्य हो, इसकी कामना करने आए हैं। उन्होंने कहा कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित रूप देने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बधाई देते हुए कहा कि उनके आने से युवाओं में जोश है और बाल्यकाल से उन्होंने भाजपा और पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि उनके अध्यक्ष बनने के बाद निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि धार्मिक विधि विधान से सीएम साहब ने ये रुद्राभिषेक किया। उन्होंने कुंभ को लेकर परंपराओं के साथ सरकार के साथ खड़े रहने की भी बात कही। ये लिया है कि सारे काम सारे प्रदेश के अंदर बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। आने वाले समय में हमारा कुंभ मेला हो रहा है। कुंभ मेला की भी सारी तैयारियां निर्विघ्न रूप से पूरी हों। सभी पूज्य साधु संतों का भी, पूज्य महात्माओं का भी आशीर्वाद लिया है हम सब मिलकर 2027 में। सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता के समर्थन से हमारा शासन प्रशासन सभी लोग मिलकर कुंभ मेले का आयोजन बहुत अच्छा करेंगे, दिव्य रूप से करेंगे, भव्य रूप से करेंगे। और ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है जब पूरे देश और दुनिया के अंदर हमारे राज्य का, हरिद्वार का, कुंभ नगरी का पहले से ही बहुत बड़ा स्थान है। उस स्थान को और विस्तार देने का और लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर 16 दिसंबर भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 16 दिसंबर को देश ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में विजय हासिल की थी। 16 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन ही पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेके थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। इसी दिन बांग्लादेश को भी स्वतंत्रता मिली थी। विजय दिवस के दिन गांधी पार्क देहरादून में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को नमन कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, जनपद देहरादून के जिलाधिकारी सबीन बंसल सहित तमाम सैनिक परिवार के लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। साल 1971 में भारत की पाकिस्तान पर जीत के तौर पर 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, जहां देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व सैनिक विभाग ने इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह को हम मनाने के लिए हमारा उत्तराखंड कांग्रेस 16 तारीख को 16 दिसंबर को एक यहाँ पे विजय विचार गोष्ठी के तरीके से एक समारोह कर रहा है, जिसमें कि हमारे उत्तराखंड के सभी
वरिष्ठ नेतागण और कई संख्या में हमारे फौजी इसमें आएंगे, जिनको सम्मान दिया जाएगा और इसके बारे में हम उसका समारोह करेंगे। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक के बीच हुए युद्ध में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। इस दिन को देश भर में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून के शौर्य स्थल पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1971 युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। साथ ही कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करेंगे। 1971 के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने के साथ ही उनके परिजनों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हर भारतवासी को निभाना चाहिए। राजधानी देहरादून के शौर्य स्थल पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1971 युद्ध के शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही कहा कि आज संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम करेंगे। 1971 के युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने के साथ ही उनके परिजनों का ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी है, जिसको हर भारतवासी को निभाना चाहिए। लेकिन संकल्प लें कि हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किस प्रकार हमको जूझना होगा। और ये जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हमारे जवानों ने दी, उन्होंने हमको बहुत सबक सिखाए। उन सबकों को हमने अपने अंदर आत्मसात करना है। मैं जीओसी साहब, मैं हमारे उत्तराखंड का सब एरिया देहरादून को, हर एक जवान को, हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिक्योरिटी फोर्सेस का हर एक जवान की तरफ से मैं प्रभु को, वाहिगुरु को, शिव जी को याद करके एक बार फिर हमारे उन जाबाजों को, उन वॉरियर्स को जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, हमारे राष्ट्र को ऐसा गर्व देने के लिए जो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में एक अलग ही उदाहरण उन्होंने पूरे विश्व के लिए बनाया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की है। नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट पर न्यूनतम 1 लाख की सहायता राशि मिलेगी। इस निर्णय पर सहमति बनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश देते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपये मिलते हैं। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयास कर रहा था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भी 300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसीलिए उनकी सहमति लेने भी आवश्यकता थी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिटायर होगा उन्हें इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञापित 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। एक बात और आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि आज की इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हम लगातार आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के क्रम में, उनके पदोन्नति के क्रम में लगातार हम लोग निर्णय करते रहे हैं। पूर्व में भी हमने आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर बनाने के में बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ में यह कार्य पूर्ण किया है। वर्तमान में भी हम आंगनबाड़ी बहनों को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नत करने के दिशा निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। लगभग 88 पद जो है अभी रिक्त चल रहे हैं, तो 88 पदों की विज्ञप्ति शीघ्र जो है आंगनबाड़ी बहनों से सुपरवाइजर बनने की प्रक्रिया में विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है विद इन अ वीक ये विज्ञप्ति जारी होगी और सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होते हुए निश्चित रूप से हम 88 आंगनबाड़ी बहनें जो है सुपरवाइजर के पद पर पदोन्नत होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य में प्री एसआईआर की शुरुआत के साथ ही अपने प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति कर चुनाव की तैयारी शुरू करने का काम किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कांग्रेस में एसआईआर प्रक्रिया के प्रदेश संयोजक पूर्व विधायक मनोज रावत का कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं जिससे समय से BLA 1 और BLA 2 की नियुक्ति की जा सके। साथ ही बीजेपी किस तरह के गलत काम देश भर में कर रही है उस पर भी हमारी नजर है।
देखिए, इस तरह का खेल तो पूरे देश में चल रहा है और हमारे नेता और संसद में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी उसके प्रमाण भी दे चुके हैं। और अभी आपने और प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी आपने चुनावों में देखा होगा, बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी बताया कि साहब उनके दिल्ली में भी वोट दिया हमने और बिहार में भी वोट दिया है। उनमें से कुछ ऐसे बेशरम नेता उत्तराखंड के भी थे जिन्होंने बाकायदा अपने फोटो डाले हैं। तो देखिए, जब चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सीना तान करके ये कहे कि साहब हमने ये चोरी करी है, तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिन व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम का स्थानांतरण एक पोलिंग बूथ से दूसरी जगह होना चाहिए था, उसको भी दे सकता है। और तीसरा सबसे बड़ा काम उसका ये है कि जब मतदाता सूची तैयार हो जाएगी तो उस मतदाता सूची में कुल कितने पेजेस हैं और कितनी एंट्रीज हैं, इसको भी वो सर्टिफाई करता है। प्रदेश में आगामी 2027 के चुनाव से पहले इन दिनों प्री एसआईआर का कार्य चल रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसको पूरा करने के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक आंकड़े के अनुसार अभी तक 11,000 बूथों पर केवल 4,000 ब्लॉक लेवल एजेंट ही नियुक्त किए गए हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ की गई थी। भाजपा प्रतिनिधि के रूप में वह स्वयं उस बैठक में उपस्थित थे और भाजपा द्वारा स्तर विधानसभाओं में BLA 1 नियुक्ति कर दिए। BLA 2 की प्रक्रिया को चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार 31 दिसंबर से पहले सभी बूथों पर नियुक्त कर दी जाएगी, जिसके लिए बैठक की जा रही है। परिहार ने बताया कि यह भाजपा ही होगी जो प्रदेश में BLA 1 व BLA 2 को निर्धारित समय पर नियुक्त करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के इतिहास को दागदार बताते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने इतिहास को देखने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के काले इतिहास से बदबू बहुत आती है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय इमरजेंसी लगाकर देश को अस्थिर करने का काम किया गया था, लोग उसे भूल नहीं पाए हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस से प्रश्न पूछते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ी थी। कांग्रेस ये बताए कि भारत टूटा कब था। वहीं प्रदेश प्रवक्ता ने दिल्ली में हुई रैली को भी फ्लॉप करार दिया। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा कि भाजपा के चाल चरित्र से अब जनता परेशान हो चुकी है। कल जो दिल्ली में जनसभा हुई है उससे भाजपा परेशान है। उस रैली में कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि देश की वो जनता भी आ रखी थी जो भाजपा के झूठे वादों से परेशान है। भाजपा की केंद्र सरकार हो या राज्य की, उसने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। जो जनता कल दिल्ली रामलीला मैदान आ रखी थी, वहीं जनता आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। भारत जोड़ो यात्रा में तो ये ही समझ नहीं पाई आज तक कि भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने के लिए चल पड़े थे। तो जब जब इस तरीके का ये कर रहे हैं शोर शराबा, तब तब इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। और इस बार भी इनको निश्चित तौर पर फिर जनता एक बार सबक सिखाएगी और इन्हें फिर से ये बताएगी कि कौन वोट चोर है, कौन क्या है। शायद ये अपना इतिहास भूल चुके हैं कि रायबरेली में क्या हुआ था और किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी सत्ता में बने रहने के लिए। समझ सकती हूँ कि बदबू बहुत आती होगी इनके काले इतिहास से, लेकिन एक बार इनको झांकना चाहिए उसमें। देखिए, वो तो देश और दुनिया ने देखा, स्वतः स्फूर्त वहां पर कार्यकर्ता जिस तरह से टूट पड़े रामलीला मैदान पर आक्रोश दिखाने के लिए, अपनी नाराजगी दिखाने के लिए। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी के आह्वान पर जिस तरह से देश के कोने कोने से वहां कार्यकर्ता आया, और यकीन मानिए जितना रामलीला मैदान के अंदर आपको लोग दिखाई पड़ रहे थे उससे 3 गुना ज्यादा बाहर सड़कों पर थे और पूरा अपना जो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो जो उनका गुस्सा था उनके अंदर, क्योंकि उनको जिस तरह के लोक लुभावने वादे और दावे उनके साथ किए गए, उनमें से वो किसी पर खरा नहीं उतरी है भाजपा, चाहे केंद्र की सरकार हो। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के अगली तिथि 17 दिसंबर को है। शिक्षकों को उम्मीद है कि हाई कोर्ट जल्द ही इस पर अपना निर्णय सुनाएगा, जिससे शिक्षा विभाग में प्रमोशन का जो रास्ता रुका हुआ है वो खुल सकेगा। शिक्षा विभाग में सालों से LT से प्रवक्ता पदों पर सीनियरिटी विवाद को लेकर प्रमोशन रुके हुए हैं, लेकिन अब हाई कोर्ट में मामले पर सुनवाई चल रही है। शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि जो भी जानकारियां कोर्ट के द्वारा मांगी गई हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं।
हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में पिछले 5 सालों में बने स्थायी और जाति निवास प्रमाण पत्र की जांच में और तेजी आ गई है। अब तक प्रमाण पत्र की जांच करने वाली समिति ने 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण और संदिग्ध मानते हुए उन्हें निरस्त कर दिया है। इनमें जाति और बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा डेमोग्राफी चेंज मामले के प्रकाश में आने के बाद सभी जिलों में पिछले 5 सालों की प्रमाण पत्र की गहनता से जांच के निर्देश दिए गए थे, जिस पर अब हल्द्वानी परगना क्षेत्र में भी जांच समिति का गठन किया गया है, जिसमें प्रारंभिक जांच में 2000 से अधिक प्रमाण पत्र को जांचा गया है, जिसमें 89 प्रमाण पत्र अपूर्ण व संदिग्ध पाए गए, जिनको निरस्त कर दिया गया है। खबर चमोली जिले की है, जहां अनुसूचित जाति शिक्षा जनजाति शिक्षा संगठन उत्तराखंड को 2 दिवसीय त्रिवार्षिक अधिवेशन आज से शुरू हो गया। अधिवेशन का शुभारंभ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल ने किया। अधिवेशन में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी, विद्यालयों में घटती छात्र संख्या, सरकारों स्कूलों के बंद होने कारणों पर शिक्षक गोष्ठी आयोजित की गई, जिस पर विचार व्यक्त किए गए। इसके साथ ही प्रांतीय कार्यकारिणी ने मुख्य अतिथि को शिक्षकों के समस्याओं से संबंधित 31 सूत्रीय मांग पत्र मुख्य अतिथि को सौंपे, जिस पर कार्यवाही करने की अपील की गई। मुख्य अतिथि द्वारा मांग पत्र पर उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। इसके साथ शैक्षिक संवाद पुस्तिका का विमोचन भी मुख्य अतिथि के द्वारा किया गया। राज्य भर से हजारों की संख्या में शिक्षक इस अधिवेशन में प्रतिभाग करने के लिए गौचर पहुंचे। अधिवेशन को लेकर शिक्षकों में खासा उत्साह देखने को मिला। उसके साथ पर यहाँ प्रकाश डाला जाएगा और अनुसूचित जाति के विकास और उनकी समस्याओं के बारे में उन्होंने अभी ज्ञापन भी दिया है। मैं उनको, संजय जी और उनकी पूरे टीम को ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी उन्होंने मेरे को प्रस्ताव और वो दी है अपनी मांग पत्र, उसको हम जो भी माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री तक पहुंचाएंगे और उसमें जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उसको हम पूरा करने के लिए सरकार से भी उसको मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे। और बहुत जल्दी सरकार भी बहुत अनुसूचित जाति के बारे में सोच रही है और निरंतर कुछ ना कुछ करते रहती है और कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ का रह गया है, वो भी हम भविष्य में उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। लोहाघाट नगर के लिए नए वर्ष की शुरुआत बड़ी राहत लेकर आई है। माननीय मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से 84.44 करोड़ की महत्वाकांक्षी पेयजल योजना को स्वीकृति मिल गई है। योजना के धरातल पर उतरते ही नगर की बहुप्रतीक्षित पेयजल समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सरयू नदी से राइजिंग मेन का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। चारों चरणों के पूरे होते ही लोहाघाट नगर को पर्याप्त और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इससे वर्षों से चली आ रही जल किल्लत पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और हजारों लोगों को राहत मिलेगी। इस बड़ी उपलब्धि पर नगर पालिका परिषद लोहाघाट के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मिष्ठान वितरण कर खुशी जाहिर की। मौके पर मौजूद लोगों ने इस जनहितकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने इसे लोहाघाट के विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। देहरादून के दून अस्पताल में देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी बिल्डिंग में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में अस्पताल के बाहर पहले से विवाद चल रहा था। इसी दौरान एक पक्ष का व्यक्ति इलाज के लिए इमरजेंसी में पहुंचा, जहां दूसरा पक्ष भी मौजूद था। आमना सामना होते ही विवाद फिर से भड़क उठा और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया। घटना रात करीब 12 बजे के आसपास की बताई जा रही है। बवाल के दौरान अस्पताल के डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे इमरजेंसी में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
देहरादून में न्यू ईयर, क्रिसमस और आने वाले फेस्टिवल सीजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर में बढ़ने वाली भीड़ और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खास फोकस किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से डायवर्जन प्लान और पार्किंग प्लान को लेकर पहले से एक्सरसाइज शुरू कर दी गई है ताकि त्योहारों के दौरान जाम की स्थिति से बचा जा सके। एसपी ट्रैफिक के मुताबिक पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शटल सर्विस की संभावनाओं पर भी काम किया जा रहा है। इसके अलावा शहर के प्रमुख स्थानों पर पार्किंग बोर्ड और सूचना फ्लेक्स लगाए जा रहे हैं। हल्द्वानी में पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए शोरूम से चोरी हुई 3 स्कूटी महज 24 घंटे के भीतर बरामद कर ली है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बरेली रोड स्थित बालाजी मोटर शोरूम से 3 स्कूटी चोरी होने की सूचना पर तत्काल कार्यवाही की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि शोरूम का पूर्व कर्मचारी हिमांशु ही था। आरोपी ने शोरूम की गतिविधियों और व्यवस्थाओं की जानकारी का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। टीपी नगर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बेसिकली वादी के द्वारा एक 12 तारीख को तहरीर हमें प्राप्त हुई थी, जिनमें वादी ने बताया कि भाई मेरा एक शोरूम है यहाँ पर और उस शोरूम में 3 स्कूटी उनके यहाँ चोरी हुई हैं। तो क्योंकि अभियोग जो है इसमें तत्काल पंजीकृत किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से हम लोगों ने इसमें बहुत शीघ्रता से काम किया, अलग अलग टीमें बना करके, और जिसकी वजह से हमें मात्र 2 दिन में इसमें सफलता मिली, जिसमें हमने मुख्य अभियुक्त जो कि हिमांशु नामक एक व्यक्ति है उसको और 3 स्कूटी के साथ हम लोगों ने अरेस्ट किया है। रुद्रपुर के महाकुंभ 2025 के अंतर्गत आगामी 20 दिसंबर से जनपद में विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। खेलों के सफल संचालन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीडीओ ने न्याय पंचायत, विधानसभा व संसदीय क्षेत्र स्तर पर गठित खेल समितियों के साथ शीघ्र बैठक कर खेल मैदान चिन्हित करने, तिथिवार रोस्टर बनाने व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खेल महाकुंभ का उद्देश्य युवाओं व दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रेरित करना है, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना तथा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिताओं में अंडर 14, अंडर 19 व दिव्यांग वर्ग शामिल होंगे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।